साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम पढ़ते हैं मंझन की रचना मधुमालती। बड़ी मेहनत से हमने आपके लिए ये PDF तैयार की है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। मंझन हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। मंझन जो हैं वो हिंदी सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं। मंझन के विषय में जानकारी उसकी एकमात्र कृति मधुमालती से मिलती है। मंझन के विषय में जो जानकारी है उनकी एकमात्र कृति मधुमालती से मिलती है। मंझन ने अपनी कृति मधुमालती में शाह ए वक्त सलीम शाह सूर, अपने गुरु शेख मोहम्मद गौस एवं खिज्र खां का गुणगान किया है। किस किस का किया है? सलीम शाह सूर, गुरु शेख मोहम्मद गौस और खिज्र खां का गुणगान किया है। साथ ही अपने निवास स्थान का भी वर्णन किया है। मंझन ने मधुमालती की रचना का प्रारंभ उसी वर्ष किया जिस वर्ष सलीम अपने पिता शेर शाह सूर की मृत्यु 1545 ईस्वी के पश्चात शासक बना। इसलिए सूफी काव्य परंपरा के अनुसार मंझन ने शाह ए वक्त सलीम शाह सूर की अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा की है। सत्तारी संप्रदाय सूफी संत शेख मोहम्मद गौस मंझन के गुरु थे। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंझन के गुरु कौन थे? शेख मोहम्मद गौस, जिनका पर्याप्त प्रभाव बाबर, हुमायूं और अकबर पर भी था। बड़ी निष्ठा और बड़े विस्तार के साथ कवि ने अपने गुरु मंझन की सिद्धियों की बड़ाई की है। उक्त उल्लेख को देखते हुए मंझन ऐतिहासिक व्यक्ति खिज्र खां के कृपा पात्र जान पड़ते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंझन जो है खिज्र खां के दरबारी कवि थे और इनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम मोहम्मद गौस था, जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं। मंझन मुस्लिम जाति के मुसलमान थे। मधुमालती का रचना काल 1545 ईस्वी है। चूँकि हिजरी में 952 भी दिया है, लेकिन आप याद रख सकते हैं कि मधुमालती की रचना 1545 ईस्वी में मंझन ने की। इसमें जो सब रस मह राव रस ताकर करो बखान, मतलब जो सब रस मह राव रस ताकर करो बखान, कवि के अनुसार जो सभी रसों का राजा श्रृंगार रस है उसी का वर्णन किया गया है, जिसकी पृष्ठभूमि में प्रेम, ज्ञान और योग है। याद रखना, श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो जो मधुमालती की रचना मंझन ने की है, इसमें सबसे ज़्यादा कवि ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है और श्रृंगार रस के दोनों रूपों संयोग और वियोग का वर्णन इन्होंने किया है। प्रेम की जैसी असाधारण और पूर्ण व्यंजना मंझन ने की है, वैसी किसी अन्य हिंदी सूफी कवि ने नहीं की। उनकी कविता प्रसाद गुण युक्त है। मधुमालती मंझन की एक भारतीय सूफी कविता है जो 1545 में मीर सैयद मंझन सत्तारी राजगिरी द्वारा लिखी गई। तो याद रखना, मधुमालती की रचना किसने की? मंझन ने की। कब की? 1545 में। और मंझन का पूरा नाम क्या था? मीर सैयद मंझन सत्तारी राजगिरी। तो मंझन का पूरा नाम क्या था? मीर सैयद मंझन सत्तारी राजगिरी, ये मंझन का पूरा नाम था। यह 16वीं शताब्दी की कविता भारत की इस्लामिक परंपरा में सूफी साहित्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें मनोहर नाम के एक राजकुमार और सुंदर राजकुमारी मधुमालती का रहस्यमय प्रेम प्रसंग का वर्णन है।
याद रखना, मधुमालती में नायक मनोहर और नायिका मधुमालती का प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इस कथा में बताया गया है कि किस प्रकार भाग्य मधुमालती एवं मनोहर को अलग करता है और उन्हें पुनर्मिलन और सुख का अनुभव करने से पहले पीड़ा, रोमांच और परिवर्तन सहना पड़ता है। यह कविता एक अद्भुत प्रेम कहानी और रहस्यमय प्रतीकात्मकता से भरा एक पाठ है, जो दो प्रेमियों की कहानी के माध्यम से आत्मज्ञान की राह पर आध्यात्मिक कदमों के बारे में बताता है। कविता मूल रूप से पश्चिमी हिंदी की बोली में लिखी गई है। याद रखना, मधुमालती कविता पश्चिमी हिंदी बोली में लिखी गई है। मंझन के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिससे इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध सहृदयता का पता चलता है। आइए अब हम मधुमालती काव्य के पात्रों से परिचय होते हैं। सबसे पहले हम बात करें मधुमालती, जो काव्य है वो मधुमालती के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है इस काव्य का। तो सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं। मधुमालती की बात करें अपन, तो मधुमालती में अपन पहले इसके पात्रों के बारे में जानते हैं जो प्रमुख पात्र हैं। मधुमालती में राजकुमारी मधुमालती और राजकुमार मनोहर की प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही प्रेमा और ताराचंद की कथा का भी वर्णन किया गया है। साथियों, हम आपको बता दें, जितने भी प्रेमाख्यान काव्य हैं, अधिकांश सभी काव्यों में बहुपत्नी प्रथा का चलन था, लेकिन इसमें जो है बहुपत्नी प्रथा का जिक्र नहीं है। तो आप इसका याद रखना मधुमालती में, ठीक है। तो आपका मधुमालती में राजकुमारी मधुमालती और राजकुमार मनोहर की प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही प्रेमा और ताराचंद की कथा का भी वर्णन है। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इनको आप नोट करिएगा। तो अपन बात करते हैं राजकुमार मनोहर की। यह कनकगिरी नगर यानी कनेसर नगर के राजा सूरजभान का पुत्र है। मतलब मनोहर कौन है? कनकगिरी के राजा सूरजभान का पुत्र है। यह महाराष्ट्र नगर के राजा, और अपन बात करें मधुमालती की, तो यह महाराष्ट्र नगर के राजा विक्रम राय की पुत्री मधुमालती हैं। इनसे है प्रेम करता है कौन? मनोहर। कहने का मतलब ये है, जो मनोहर है, मनोहर मधुमालती से प्रेम करता है। तो मनोहर कौन है? मनोहर कनकगिरी के राजा सूरजभान का पुत्र है। मनोहर कौन है? कनकगिरी के राजा सूरजभान का पुत्र है। और मधुमालती कौन है? महाराष्ट्र नगर के राजा विक्रम राय की पुत्री मधुमालती है। तो अपन कह सकते हैं कि मनोहर के पिता का नाम कौन है? राजा सूरजभान। तो राजा सूरजभान का पुत्र है मनोहर। और मधुमालती कौन है? महाराष्ट्र नगर के राजा विक्रम राय की पुत्री हैं। मधुमालती कौन है? विक्रम राय की पुत्री हैं। और प्रेमा को अपनी बहन मानता है। मतलब ये जो क्या हुआ था इस कथा में आगे जिक्र है, मनोहर इस प्रेमा की एक राक्षस से रक्षा करेगा। तो तब जो है प्रेमा मनोहर को अपना भाई मानती है। इसका जिक्र अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन चलते हैं दूसरे पात्र की ओर, मधुमालती। अपन ने ऊपर जो है मनोहर के बारे में पढ़ लिया है। अब मधुमालती की बात करें। यह महाराष्ट्र नगर के राजा विक्रम राय और उनकी रानी रूपमंजरी की पुत्री है। तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। मधुमालती के पिता का नाम विक्रम राय और माता का नाम क्या है? रूपमंजरी है। ठीक है, अब आगे अपन देखें। कनकगिरी के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर से प्रेम करती है। यानी मधुमालती क्या है? मधुमालती कनकगिरी के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर से प्रेम करती है। यानी मधुमालती मनोहर से प्रेम करती है और प्रेमा की सहेली है। ठीक है, एवं ताराचंद को अपना भाई मानती है। ये ताराचंद का भी आगे जिक्र होगा जो अपन आगे पढ़ेंगे।
अब बात करते हैं प्रेमा की। तो है चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री थी। प्रेमा कौन थी? चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा मनोहर को अपना भाई मानती थी और ताराचंद से प्रेम करती थी। ठीक है, तो प्रेमा किससे प्रेम करती थी? ताराचंद से। और इधर मनोहर और जो है मधुमालती आपस में प्रेम करते थे। अब हम बात करें आगे। कनेसन नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आती हैं। साथियों ध्यान देना, यहाँ से कथा आरंभ होती है। तो कनेसन नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं क्या करती हैं? रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रख आईं। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। साथियों क्या हुआ था? हमने ऊपर ही पढ़ लिया है कि जो राजकुमार मनोहर हैं उनको रात में अप्सराएं जो राजकुमार मनोहर हैं उनको रातों रात जो है अप्सराएं मधुमालती की चित्रसारी में रखाती हैं, जहाँ मधुमालती होती है। तो वहाँ जागने पर क्या होता है? दोनों का साक्षात्कार होता है, दोनों एक दूसरे पर मोहित हो जाते हैं। और पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और क्या कहा? मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। इससे जिस दिन मैं इस संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर रख आईं। मतलब जो राजकुमार मनोहर थे और मतलब जो है मधुमालती के यहाँ वो होते हैं, तो जब दोनों की बातें होती हैं तो अप्सराएं वापस राजकुमार मनोहर को उसके घर ले जाती हैं। तो दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत ही व्याकुल होते हैं, क्योंकि दोनों जब जगते हैं तो पाते हैं कि एक दूसरे के पास में नहीं है, तो दोनों ही बहुत व्याकुल होते हैं। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया जिसमें इष्ट मित्र इधर उधर बह गए। तो राजकुमार मनोहर क्या करेंगे? मधुमालती की खोज में निकलते हैं और निकलते हुए जो है समुद्र मार्ग से यात्रा करते हैं। तो एक तूफान आता है जिसमें उनके साथ जो मित्र आए थे वो भी क्या करते हैं? बह जाते हैं पानी में। राजकुमार एक पटरे पर बहते हुए एक जंगल में जा लगे। ठीक, जो राजकुमार थे वो पटरे पर बहते हुए एक जंगल में जा लगे, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई दी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। तो याद रखना, जब मतलब जो है मनोहर ने पूछा तो पता लगा कि यह चित्तविश्रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया है। और साथ ही ये प्रेमा जो है मधुमालती की सहेली थी। तो मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता चित्रसेन के नगर में आई। ठीक है, तो मनोहर को लेकर के प्रेमा जो है उस मनोहर को साथ में लेकर के अपने पिता चित्रसेन के नगर में आई। फिर मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता चित्रसेन उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है
और मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। ठीक है, फिर आगे अपन बढ़ते हैं कहानी में। दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई, क्योंकि राजकुमारी जो मधुमालती थी वो क्या थी, प्रेमा की सहेली थी। तो मधुमालती अगले दिन अपनी माता रूपमंजरी के साथ में जो है प्रेमा के घर आई, और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया, और रूपमंजरी अपनी कन्या मधुमालती को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। मतलब जब मधुमालती की माता रूपमंजरी ने मधुमालती को राजकुमार मनोहर के साथ में चित्रसारी में देखा, तो उसने क्या किया, वह मधुमालती से भला बुरा कहने लगी और मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने न माना, तब माता रूपमंजरी ने अपनी पुत्री मधुमालती को शाप दिया कि तू पंछी हो जा। जब वह पंछी होकर उड़ गई, तब मधुमालती की माता रूपमंजरी बहुत पछताने लगी और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता ना लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। तो इस प्रकार मतलब जो है मधुमालती पक्षी बन गई अपने माता की शाप से, और जो है पंछी बनकर उड़ गई। और इधर उनकी माता जो है रूपमंजरी मधुमालती के वियोग में जो है पश्चाताप करती हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं अपन। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पंछी की सुंदरता देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया। इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। तो याद रखना, जो पंछी बनी हुई मधुमालती है उसको किसने पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया जो है कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने। और वो क्यों पकड़ लिया, क्योंकि मधुमालती खुद उसके पकड़ में आ गई, क्योंकि ताराचंद का जो रूप है वो कुछ कुछ मनोहर से मिलता जुलता था। तो राजकुमार ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पंछी मधुमालती ने प्रेमा की सारी कहानी माफ़ी चाहेंगे। तो एक दिन मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। तो ताराचंद क्या प्रतिज्ञा करते हैं, ताराचंद प्रतिज्ञा करते हैं कि वह मधुमालती को उसके प्रेमी प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाएगा। अतः मैं वह उस पिंजरे को लेकर महाराज नगर में पहुंचा। अंत में मतलब जो है अंत में ताराचंद जो है उस पिंजरे को लेकर के कहाँ आ गया, महाराज नगर में आ गया। मधुमालती की माता रूपमंजरी अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई, और उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का। वह फिर से पंछी से मनुष्य हो गई। तो इस प्रकार मतलब जो है मधुमालती की माता रूपमंजरी ने मंत्र पढ़ करके और मधुमालती को फिर से क्या है, मनुष्य बना दिया। मधुमालती की माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है और मैंने उससे प्रतिज्ञा की है कि मैं जैसे होगा वैसे मनोहर से उसे मिलाऊंगा। मधुमालती की माता रूपमंजरी सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती हैं। मधुमालती भी अपनी सहेली प्रेमा को अपने चित्त की दशा लिखती हैं। तो यहाँ पर मतलब मधुमालती की माता रूपमंजरी और खुद मधुमालती जो है प्रेमा को अलग अलग मतलब जो है पत्र लिखते हैं। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी कि इतने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती है कि राजकुमार मनोहर योगी के भेष में आ पहुंचा है। मधुमालती के पिता विक्रम राय अपनी पत्नी रूपमंजरी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन
माने प्रेमा के पिता के नगर में जाते हैं और वहाँ मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। तो इस प्रकार जो है फिर इतने लंबे वियोग के बाद मतलब मधुमालती और मनोहर दोनों का विवाह कौन कराता है? प्रेमा और ताराचंद दोनों का विवाह कराते हैं, और उनके मम्मी पापा भी। फिर आगे अपन बात करें, मनोहर, मधुमालती और ताराचंद तीनों बहुत दिनों तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं। एक दिन आखेट से लौटने पर ताराचंद और प्रेमा और मधुमालती को, मतलब ताराचंद क्या करता है, प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूला झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मतलब जो ताराचंद था वो प्रेमा और मधुमालती दोनों को एक साथ झूलते देखता है और प्रेमा पर मोहित होकर के मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती हैं। साथियों, यह एक खंडित प्रति है। खंडित प्रति का अर्थ है मतलब अधूरी प्रति। इसके आगे प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद का भी विवाह हो गया होगा, है ना। तो सूफी प्रेम भावना, कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को विस्तृत तो किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम, निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। तो यहाँ कवि ने क्या किया है, नायक नायिका का तो वर्णन किया ही है, इसके अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका का भी क्या किया है, यहाँ पर वर्णन किया है। साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र के द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्र दिखाया है। आगे, मंझन द्वारा रचित मधुमालती एक ऐसा प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें बहु पत्नी प्रथा का जिक्र नहीं हुआ है ना। आगे अपन बात करें, जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र में बना है जिसका अवलंबन करके जीव और उस प्रेम मूर्ति तक पहुँचने का मार्ग पा सकता है। तो इस प्रकार अपन ने जो है मधुमालती रचना जो मंझन की थी उसको पढ़ा। अगर आपको ये नोट्स इम्पोर्टेंट लगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। यहाँ आपको बहुत ही अच्छे नोट्स पढ़ाए जाएंगे। जो भी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF TGT PGT हिंदी टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि वह आने वाली अपडेट से हमसे जुड़े रहें और प्राप्त कर सकें।